हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिशन केवीएस पीजीटी कॉमर्स सीरीज, जिसका आज लेक्चर 1 है। फ्रेंड्स, कोशिश ये करिए कि आप क्वेश्चन को समझने के साथ साथ उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी अंडरस्टैंड करें। हम सबसे बड़ा एरर क्या करते हैं, हम सिर्फ देखते हुए हमें क्वेश्चन मिल गया, इसका आंसर मिल गया, इनफ। आपको क्वेश्चन, हमारा कोशिश ये होता है जब हम सीरीज डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ एटलीस्ट आपको कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिले। या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन के साथ 3-4 और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। यानी कि कोशिश ये रहती है कि एक क्वेश्चन के साथ एक से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, यानी कि लेस टाइम में आपके पास मोर इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो इस तरह का एरर आप नहीं करिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, रिलेटेड जहाँ पे भी आपको लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि आजकल मिनिमम मार्क्स गेट करना इज अ डिफरेंट थिंग और मेरिट में आना एक अलग बात है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप अपनी 11-12 से स्टडी स्टार्ट कीजिए, और केवीएस का सिलेबस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और आप देखिए कि जो एनालिसिस में आपने देखा होगा कि केवीएस एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता, पैटर्न चेंज होता रहता है। तो आपको पूरे सिलेबस को थोरोली करना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, यानी कि सिलेबस का एक एक कंटेंट को अच्छे से आपको समझना है। यहाँ से हम अपनी तरफ से आपको रिवीजन हेल्प प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग टॉपिक पे या सिमिलर टॉपिक को एक साथ रख के उसके बेस पे हम लेक्चर सीरीज प्रिपेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट at least of financial character in a significant manner and in term of money and interpreting the result thereof. लेखांकन क्या है? लेन देन और घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, वर्गीकृत करता है, सारांशित करने की एक कला है जो कम से कम वित्तीय चरित्र, यानी कैसे नेचर के, फाइनेंशियल नेचर के। तो आपको डेफिनेशन दी गई है और आपसे पूछा ये डेफिनेशन किसने दी है। तो डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 2. Who wrote the first book on double entry bookkeeping? डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुक किसने राइट की थी? वो की थी लुकास पिसियोली ने। और ये बुक कब राइट की गई थी? ये बुक राइट की गई थी 1494 में। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, when was the first book on double entry bookkeeping रिटर्न? तो वो कब रिटर्न की गई थी? 1494 में। बुक का टाइटल क्या था? बुक का टाइटल था सुमा दे अरिथमेटिक्स ज्योमेट्रिया प्रपोर्शनेट प्रपोर्शनेलिटा, ये बुक का नेम था, और जो कि वेनिस में पब्लिश की गई थी 1494 में। क्वेश्चन नंबर 3. Who among the following is internal user of accounting information? आपको पता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर इंटरनल होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मैनेजर है, मैनेजमेंट है। जो इंटरनल लोग हैं वो क्या है? इंटरनल यूजर। और बाकी सब क्या है? एक्सटर्नल। तो गवर्नमेंट क्या है? एक्सटर्नल यूजर है। शेयर होल्डर एक्सटर्नल यूजर है। सप्लायर भी एक्सटर्नल है। तो इंटरनल कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number 3. In which year informational financial reporting board was set up? Informational financing board कब सेटअप किया गया था? ये सेटअप किया गया था 23 जून 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC जिसे कहते हैं, हु रीनेम्ड एज इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, सेटअप इन 1973 ऑन 23 जून। यानी पहले इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और बाद में रीनेम क्या कर दिया गया? इंफॉर्मेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. When did Institute of Chartered Accountant of India set up the Accounting Standard Board? Institute of Chartered Accountant of India ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
कब सेटअप किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1977। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था। वीडियो पे कमेंट करके बताने आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो अभी मुझे कराते हुए याद है कि किसी ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि ये कब सेटअप हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था ये भी पूछते हैं डायरेक्टली। तो आंसर क्या होगा 1977 और 21 अप्रैल 1977। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इशू द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? कौन इशू करता है? ये इशू करता है इशू बाय अकाउंटिंग बॉडी ऑफ कंट्री। जो भी कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी होती है वो इनको क्या करती है? इशू करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और कई बार क्या आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? तो गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए, गैप की क्या फुल फॉर्म होती है और गैप को कौन इशू करता है? इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी ऑफ कंट्री। कई बार क्वेश्चन चेंज करके, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है इशू बाय अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया। क्योंकि इन जनरल बात हो रही है तो जो भी कंट्री है उसका अकाउंटिंग बॉडी ऑफ कंट्री करती है। इंडिया के कंसर्न में बात करेंगे तो कंट्री की जगह ऑप्शन में इंडिया भी आपको गिवन हो सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुकास पिसियोली, जिन्होंने डबल बुक एंट्री के ऊपर बुक राइट की थी 1494 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट विच इज इजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। ऐसी रिपोर्ट बनाना जिसे कि कॉमन मैन आसानी से समझ ले, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नहीं है। टू कॉम्प्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटी, सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी को कॉम्प्लाई करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाए जाते। टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, दिस इज द आंसर। देखिए, अलग अलग बंदा अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है और उस अकाउंटिंग एंट्री को कंपेरेबल बनाने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्राइटेरिया मेंशन होता है किस तरह से उस पर्टिकुलर चीज का ट्रीटमेंट करना है, ताकि एक अकाउंटिंग को दूसरी अकाउंटिंग से क्या किया जा सके? कंपेयर किया जा सके। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन इज टू कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर देखिए रेलेवेंट आंसर देखेंगे तो रेलेवेंट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कंपेरेबल बनाना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि किसके बेस पे सेटअप किए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड फॉर कंटीजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी? आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद होने चाहिए, बट मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू बना दिए। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड फॉर कंटीजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज? कंटीजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? AS 29। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड फॉर अमलगमेशन? अमलगमेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? AS 40। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी मैं 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको शो करूंगी, देन वी विल डिस्कस देम। क्वेश्चन नंबर 11, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इज डील विद? अगर इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि AS 22। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किससे डील करता है? अर्निंग पर शेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर ऑन गाइडलाइन ऑफ AS3? AS3 की गाइडलाइन के बेस पे कौन रेडी किया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
देखिए लिस्ट है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो ये आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसको मैं चेक कर लूँगी। 31 तक आप देखिए, कुछ आई थिंक इसमें मिस हो गया है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा, ये मैं प्रिंटिंग एरर हो गया है। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे उनके ऊपर मैंने आपको MCQ करा दिए, बाकी एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अंडरलाइनिंग बेसिस फॉर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये डिस्प्ले करता है कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है उसे नियर फ्यूचर में हमें शट डाउन करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, यानी कि नियर फ्यूचर में हम उसे शट डाउन नहीं करेंगे। बिजनेस गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक्सेप्शन है, अगर हम गोइंग कंसर्न की एक्सेप्शन की बात करते हैं तो वो होता है जॉइंट वेंचर। देखिए जॉइंट वेंचर स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक ड्यूरेशन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है उसके अकॉर्डिंग वो खत्म हो जाएगा। बिसाइड दिस जितनी भी हम बिजनेस सेटअप करते हैं उसमें क्या अप्लाई होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो आपको इनमें से बताना है कि वो किसके, उसके बेस पे किसकी ट्रीटमेंट होगी। तो उसके बेस पे जो ट्रीटमेंट होगी वो किसकी होगी, डेप्रिशिएटेड फिक्स एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। फिक्स एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ तक डेप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज बिजनेस क्या है, गोइंग ऑन है, चलता रहेगा। बाकी आप रीड करके देखोगे तो कोई भी ऑप्शन मैचअप नहीं कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। डिसीजन मेकिंग मस्ट इंटरप्रेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर एंड कन्वे टू देम। निर्णय लेने वालों को लेखांकन की जानकारी उसी अर्थ में व्याख्यान करनी चाहिए जैसे वह तैयार की जाती है, यानी जैसे जैसे उसको रेडी किया जा रहा है सामने वाला वैसे ही उसको अंडरस्टैंड करे। तो इसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये क्या है, फीचर कौन सा है अकाउंटिंग का, अंडरस्टेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट किया जाए, वो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। रेलेवेंस क्या होती है, रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि जिस पर्पस के लिए उसको करेक्ट किया जा रहा है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी कौन सी करेक्टर होता है, फीचर होता है कि आप एक कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उसको दूसरी कंपनी से या अपनी ही फाइनेंशियल डेटा को अपने प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर कर पाए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऑन March 31st, 2021, after sale of good worth ₹2,000, K Limited is left with closing inventory of 10,000 this is। सबसे पहले आपको समझना है कि इवेंट और ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। देखिए जो इवेंट होते हैं वो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, और जो इवेंट है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं। फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। सी इवेंट फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, यानी कि इनको मनी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, नहीं भी कन्वर्ट किया जा सकता। और ये ट्रांजैक्शन का क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं। ट्रांजैक्शन करने के बाद ये चीज होती है। इवेंट्स आर ऑल इंसिडेंट और अकरेंस दैट रिलेटेड टू द बिजनेस और हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटिटी। इनका जो है बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, डेथ ऑफ स्किल्ड पर्सन, डेथ ऑफ मैनेजर, डेथ ऑफ CEO, ये सब क्या है, इवेंट्स है। और जो इवेंट्स मनी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, एक्सचेंज होता है, उनको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस। A transaction involved as monetary exchange of goods and services। इसमें monetary exchange होना चाहिए goods and services का। For example, purchase, sales, expenses paid, income received, ये सब क्या है, transactions। कुछ इवेंट जो है दोनों तरह के होते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं और इवेंट भी होते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है जिसमें ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों के कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं। For example, purchase of fixed asset on the last day of financial year is transaction। अगर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पे हम एसेट परचेज करते हैं तो वो क्या है, ट्रांजेक्शन है। सिंस इट इज बिजनेस एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो एन इवेंट एज अ फिक्स एसेट एग्जिट एज अ रिजल्ट ऑफ सच परचेज। अब ये परचेज करने की वजह से हमारे पास फिक्स एसेट आई है,
तो दिस इज ऑल्सो द इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपसे पूछा है कि क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, यानी कि सेल करने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सीधा सीधा आपको कहा है लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 10,000, दिस इज, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है तो वो क्या है, इवेंट है। अगर सेल के बारे में पूछता तो वो क्या हो जाता, ट्रांजेक्शंस। Moving on to the next question, question number 17. On January 1, Sohan paid rent rupees 5,000. This can be classified as, यहाँ पे rent paid हो रहा है यानी कि monetary exchange हो रहा है, तो ये क्या होगा, definitely transaction. Option number B is the right answer. Question number 18. Reshma has returned goods worth rupees 10,000 to Rajesh. रेशमा ने राजेश को गुड्स रिटर्न किए हैं, फाउंड एंड डिफेक्टिव, क्योंकि वो कैसे थे, डिफेक्टिव थे। विच डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर बाय राजेश, राजेश कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। देखिए डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, डेबिट नोट इशूअर प्रिपेयर करता है बायर और कस्टमर। जो किसी गुड्स का बायर है या कस्टमर है वो प्रिपेयर करेगा डेबिट गुड्स और डेबिट नोट, और जो किसी गुड्स का सप्लायर है या सेलर है तो वो क्या प्रिपेयर करेगा, वो प्रिपेयर करेगा क्रेडिट नोट। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे कस्टमर कौन है, किसने गुड्स वापस किए हैं, रेशमा ने, और यहाँ पे जो सेलर है किसको वापस किए हैं, टू राजेश। तो राजेश क्या है, यहाँ पे सेलर है, रेशमा है परचेजर यानी कि कस्टमर, और राजेश क्या है, सेलर है। रेशमा क्या करेगा, रेशमा क्या करेंगी, जब ये गुड्स रिटर्न करेंगी राजेश को तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या प्रिपेयर करेंगी, ये डेबिट नोट। और जो राजेश है वो अपनी बुक में यहाँ से जब ये रिसीव होगा इसको डिफेक्टिव गुड्स तो ये क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इसको इशू करके दे देगा। क्लियर। तो यहाँ पे राजेश अपनी बुक में क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्रेडिट नोट कौन बनाएगा, जो सप्लायर और सेलर है, और डेबिट नोट बायर और कस्टमर। तो राजेश की बुक में हमसे पूछा था तो क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 19. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रेड डिस्काउंट सेल इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइड टू इंक्रीज सेल्स, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है, बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकी एंट्री नहीं करते। सपोज 1000 के गुड्स सोल्ड किए हैं, उस पर 10% डिस्काउंट है यानी कि 100 रुपीज, तो एंट्री किससे हो जाएगी, 900 से। इस 100 को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अब 900 सपोज क्रेडिट सेल हुई है 900 की, ये है क्रेडिट सेल, और हमें पैसे की नीड है तो हम ये चाहते हैं कि ये पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो इस पैसे को जल्दी से जल्दी लेने के लिए जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको, कैश डिस्काउंट। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो रिसीविंग द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट से पहले आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। आप कैश डिस्काउंट देंगे, आप कहेंगे भी 900 आपको 3 मंथ के बाद देना है, सपोज क्रेडिट लिया है, आप आज दे दीजिए, आपको सिर्फ 950 देना होगा या 800 देना होगा एज पर सिचुएशन, यानी कि आप जो एक्चुअल ड्यू अमाउंट होगी उससे कम अमाउंट पे उसको पेमेंट को सेटल कर देंगी। तो क्या है, रिसीव द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। क्लियर। तो हमसे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पूछा था, तो वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स। क्विकर पेमेंट के लिए या पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट के लिए कैश डिस्काउंट, और सेल्स इंक्रीज करने के लिए या सेल करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। और ये कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स पे दिया जा सकता है। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स पे दिया जा सकता है, और कैश डिस्काउंट दिया जाता है क्रेडिट सेल की पेमेंट ड्यू डेट से पहले रिसीव करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्राई बैलेंसेस, ट्राई बैलेंस का ऑब्जेक्टिव होता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर इज टू असर्टेन। लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को एक जगह कलेक्ट करना। तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सिर्फ टोटल सेल, परचेज या प्रॉफिट एंड लॉस इसमें नहीं होता। सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन जो है एक जगह दिखा के उनका बैलेंस कैरी डाउन निकाला जाता है, यानी कि नेट इफेक्ट देखा जाता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following is not a part of accounting process? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के स्टेप्स। रिकॉर्डिंग से लेके समराइजिंग तक हम कहते हैं जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एनालाइजिंग से लेके इंटरप्रिटेशन तक यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये जो रिकॉर्डिंग से लेके आपका जो पोर्शन समराइजिंग तक होता है इसे बोलते हैं बुक कीपिंग, और पूरा आगे का पोर्शन इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? अकाउंटिंग। क्लियर? तो इनमें से कौन सा नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, if trial balance does not agree then accounts open is। ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं होता तो कौन सा अकाउंट? देन द अकाउंटेंट ओपन। सही है, अकाउंटेंट ओपन्स था। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता तो अकाउंटेंट कौन सा अकाउंट ओपन करता है? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि उसे ये नहीं पता थी एरर कहाँ हुआ है, इसलिए उस डिफरेंस को वो किससे दिखाता है? सस्पेंस अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following error is disclosed by trial balance? ट्रायल बैलेंस सिर्फ दो तरह के एरर को बताता है। एक होता है कमीशन एरर, एरर ऑफ कमीशन। अगर एरर ऑफ कमीशन हुआ है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है? कि अमाउंट की गलती हुई है। लिखना था 100, लिख दिया उसको 1000। लिखना था 91 और लिख दिया उसको 90। करना था एक्स के अकाउंट में पोस्ट, कर दिया वाई के अकाउंट में पोस्ट। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन एक तो बताता है कौन? ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, और दूसरा करता है पार्शियल पोस्टिंग एरर। पार्शियल पोस्टिंग एरर यानी कि ट्रांजैक्शन आधी पोस्ट हो गई है और आधी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हुई है। ट्रांजैक्शन का कुछ पोर्शन पोस्ट हुआ है, कुछ पोर्शन नहीं हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीपल एंट्री। ओमिशन, अगर भूल गए हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना तो इससे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनसेटिंग एरर वो एरर होते हैं जहाँ पे एक गलती दूसरी गलती को हाइड कर देती है। सपोज 100 की गलती डेबिट में हुई थी, फिर 100 की गलती क्रेडिट में हो गई, तो एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया। इससे भी ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कोई डेबिट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल। सपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के टाइम पे जो वेजेस पे किए गए थे वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में कंसीडर करने थे, लेकिन उनको वेजेस में पोस्ट कर दिया, तो इनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो देखिए इस तरह के एरर से भी ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किससे पड़ेगा? पार्शियल ओमिशन ऑफ एंट्री या फिर एरर ऑफ कमीशन, यानी कि रॉन्ग अकाउंटिंग पोस्टिंग या अमाउंट की गलती हुई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। इजीली आपको इनके मीनिंग पता है तो आसानी से करोगे। पेटी कैश बुक आपको पता है, पेटी कैश बुक और इंटरेस्ट सिमिलर ही है। जो बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको स्मॉल और रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए इनको मेंटेन किया जाता है। कैश बुक कैश ट्रांजैक्शंस को राइट करने के लिए, और फ्लोट क्या होता है? टाइम बिटवीन द राइटिंग ऑफ चेक। जब आप चेक राइट करते हो और उस चेक का क्लियरेंस होता है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोट। फ्लोट इज एसोसिएटेड विद द आउटस्टैंडिंग चेक शोन ऑन द बैलेंस रिकंसिलिएशन। यानी कि सपोज मैंने किसी बंदे को चेक दे दिया और उसने अभी तक वो बैंक अकाउंट में नहीं डाला है, तो चेक इशू करने और चेक को क्लियर करने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोट। तो आपको ओड वन आउट करना है, तो कौन होगा ओड वन आउट? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए हों तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके फीडबैक को कंसीडर करते हुए हम लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज आपके लिए है। तो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जिस तरह से आप इंफॉर्मेशन चाहते हो या सिर्फ आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो या एमसीक्यू फॉर्म में चाहते हो, जैसे भी आपको नीड है आप अपनी जो भी ओपिनियन है वो वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइए, सो दैट वी विल प्लान फ्यूचर लेक्चर्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।